हम्म, गुड आफ्टरनून समर जी, अजय गुड आफ्टरनून। आ जाइए जल्दी, लाइव होइए सब लोग, जल्दी ऑनलाइन होइए। ठीक है, आइए जल्दी। आ जाइए जल्दी, जल्दी ऑनलाइन होइए, आइए जल्दी आप लोग। जल्दी आइए। आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे फंडामेंटल लाइट्स पर, और फंडामेंटल लाइट अभी स्टार्ट ही हम लोग किए थे। हम लोग डिस्कस इतना किए थे कि फंडामेंटल लाइट्स की व्यवस्था, मूल अधिकारों की व्यवस्था फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के किस कंट्री में दिया गया। मैंने बताया था 1215 में पहली बार मूल अधिकार की व्यवस्था ब्रिटेन ने अपने लोगों के लिए दिया। तो ब्रिटेन में रहने वाले लोगों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था दी 1215 में। मैंने बताया था ब्रिटेन के किंग हुआ करते थे किंग जॉन, सम्राट जॉन, और सम्राट जॉन के द्वारा यह व्यवस्था फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ, और जिस पेपर से इन्होंने अनाउंस किया उसको नाम दिया गया मैग्ना कार्टा, महाअधिकार पत्र। चूंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी अधिकार किसी के पास नहीं थे, किसी कंट्री में, लोगों ने इसलिए आश्चर्य से इसको अधिकार न कहा के महाअधिकार कहा, और जिस पेपर के थ्रू इन्होंने अनाउंस किया इसलिए इसको कहा गया महाअधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा। लेकिन कमीशन कल को आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है फर्स्ट टाइम रिटन प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन, मूल अधिकारों की लिखित व्यवस्था किस देश के संविधान द्वारा प्रदान किया गया। अब आपका जवाब होगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यह काम यूएसए ने किया था 1791 में यह व्यवस्था यूएसए ने प्रोवाइड किया। तो फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट अगर पूछा गया प्रोवाइडेड बाय, तो जवाब ब्रिटेन, नॉट यूएसए। फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय तो ब्रिटेन।
फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स कब प्रोवाइडेड, तो जवाब 1215। लेकिन फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स रिटन प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय, तो रिटन की जो बात किया गया तो यूएसए, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, परंपरा पर बेस्ड है। इस प्रकार से रिटन प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स का पहली बार कब, तो जवाब 1215 नहीं, 1791, 1791। और इसी के बाद अब हम लोग वर्ल्ड लेवल पर जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आप समझ चुके होंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम लोग बातें करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन कहां पर है और कितने टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है फंडामेंटल राइट्स की पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था है आर्टिकल्स 12 to 35, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार की व्यवस्था है। लोक संख्या बढ़ क्यों नहीं रहा है? तो इस प्रकार से ये व्यवस्था दिया गया है 12 to 35। कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं अब इन्हें देखना है। तो इस प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में व्यवस्था है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 12 to 35। लेकिन अब हम लोग बातें करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के टाइप्स, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के मूल अधिकार होते हैं। आइए देखा जाए टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसा क्यों? जो लाइव नहीं देख रहे क्या थोड़ी कुछ कर सकते। चलिए, मूल अधिकारों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के प्रकार। और मूल अधिकार के प्रकार की बात किया जाए तो ये टाइप्स हैं। पॉइंट फर्स्ट होगा, ये होगा समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में होंगे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स होंगे आर्टिकल्स 14 to 80। और नेक्स्ट होगा राइट टू फ्रीडम,
स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। और नेक्स्ट होगा थर्ड, ये होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी हिंदी होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल होंगे आर्टिकल 23 टू 24। और नेक्स्ट होगा ये होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें अनुच्छेद होंगे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑफ रिलीजन। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28। और नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट होगा ये होगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल्स होंगे आर्टिकल 29 टू 30, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। और नेक्स्ट होगा ये होगा क्या हो गया भाई विशाल जी, गुड आफ्टरनून विशाल जी। विशाल जी बोल रहे हैं वॉइस के साथ हेलीकॉप्टर जैसी आवाज आ रही है। ओ विशाल जी, अच्छा हेलीकॉप्टर जैसी। उसके बाद और लोगों का भी विचार देख लें। गौरव जी का राम राम सर, बिल्कुल गौरव जी, राम राम। श्याम श्याम, सब कुछ ठीक ठाक। आगे देख लें सर, साउंड नहीं आ रहा है। चलिए आप लोगों का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवाता हूं सबसे पहले, क्योंकि प्रॉब्लम जब रहेगा तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अभी ठीक करवाता हूं। हेलो हेलो, ये देख रहे हैं 3-4 बच्चे वॉइस का बता रहे हैं।
हेलीकॉप्टर जैसे आवाज आ रहा है, बता रहे हैं। अब आप लोग बताइएगा, हेलीकॉप्टर चला गया या अभी है? बोलिएगा। विशाल जी, अभी भी हेलीकॉप्टर उड़ रहा है? नहीं, ठीक हो गया अब? जल्दी बोलिएगा। विशाल जी, वेरी गुड, ठीक हो गया विशाल? ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, नेक्स्ट टाइप। और इसी के बाद हम लोग बातें करेंगे सिक्स टाइप का फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार की व्यवस्था अंडर आर्टिकल 31, अनुच्छेद 31। राइट टू प्रॉपर्टी पर रुक करके कुछ हम लोग बातें करेंगे, इनको देख लीजिए। देखिए, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी का जो फ्रीडम, प्रॉपर्टी से संबंधित जो व्यवस्था था, एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में था। लेकिन आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम में क्या व्यवस्था है, इस पर हम लोग विचार करना चाहेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉपर्टी को लेकर के जो व्यवस्था है, इसको लेकर के मैंने डिस्कस किया था कि बिहार गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट तैयार किया, बिहार की सरकार ने भूमि सुधार कानून तैयार किया। अंडर दिस लॉ यानी इस कानून के अंतर्गत बिहार की गवर्नमेंट ने बिहार के पब्लिक के ग्राउंड को एक्वायर्ड किया। तो भूमि सुधार अधिनियम जो बिहार की सरकार लाई, इस कानून के अंतर्गत बिहार की सरकार बिहार के पब्लिक के जमीन ग्राउंड को अधिग्रहित किया। और आप सभी जानते होंगे, हमारे आपके ग्राउंड को जब गवर्नमेंट एक्वायर्ड करती है तो बदले में कुछ न कुछ मुआवजा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इस प्रकार से जो बदले में मुआवजा अमाउंट हमको आपको सरकार देती है, यही काम बिहार की सरकार ने किया। यानी लैंड रिफॉर्म एक्ट, भूमि सुधार कानून के अंतर्गत बिहार के पब्लिक के ग्राउंड को एक्वायर्ड किया, अधिग्रहित किया, और बदले में बिहार की गवर्नमेंट ने मुआवजा अमाउंट बिहार के पब्लिक को दिया। लेकिन बिहार के पब्लिक को बिहार गवर्नमेंट के इस निर्णय, इस डिसीजन से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने मुआवजा अमाउंट के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही भेदभाव पूर्वक व्यवहार किया, और इस प्रकार से बहुत भेदभाव जो किया, बहुत ज्यादा भेदभाव, इसलिए बिहार के पब्लिक को बड़ा अनसेटिस्फैक्शन, बड़ी असंतुष्टि हुई। और बिहार के पब्लिक ने बिहार गवर्नमेंट के इस डिसीजन का जबरदस्त विरोध हुआ। बिहार की पब्लिक जब इसका जबरदस्त विरोध किया, बहुत विरोध हुआ, तो इतना ही नहीं, बिहार के ही रहने वाले एक व्यक्ति थे, नाम था कामेश्वर जी। कामेश्वर जी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और इस तरह से वकील ने दलील दिया कि बिहार की गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट जो तैयार किया, अंडर दिस बिहार के पब्लिक को का ग्राउंड जो एक्वायर्ड किया, बदले में मुआवजा अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया, वो पूरी तरह से भेदभाव पूर्वक इन्होंने व्यवहार किया, इन्होंने काम किया। और दलील दिया एडवोकेट ने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी का प्रोविजन है, जबकि बिहार की गवर्नमेंट ने पब्लिक के साथ बहुत भेदभाव पूर्वक निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस मामले का हियरिंग करते हुए उन्होंने बिहार गवर्नमेंट को काफी डांट फटकार लगाया, नसीहत सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया कि बिहार गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन किया है। बिहार की सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है, क्योंकि भारत के संविधान में इक्वलिटी, समानता की व्यवस्था है, जबकि बिहार गवर्नमेंट पब्लिक के साथ बहुत ही भेदभाव, इनइक्वल बिहेव किया है। इस कारण से भी सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगाया और इस तरह का निर्णय दिया।
बट उस समय की बात है जब बिहार में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, आपके इंडिया कंट्री के सभी स्टेट में गवर्नमेंट कांग्रेस की, और सेंटर में भी गवर्नमेंट दिल्ली में कांग्रेस की। अर्थात उस समय ऑल ओवर इंडिया में स्टेट एंड सेंटर सभी जगह कांग्रेस की सरकार थी। इस कारण से कांग्रेस को बड़ा प्राउड, बड़ा अभिमान, घमंड था। कांग्रेस ने इस बात को सद्भाव की भावना होती, अगर उनको प्राउड घमंड नहीं होता तो कांग्रेस ये समझती कि जुडिशरी का काम है गलत सही का जांच करना, गलत सही मामले में निर्णय देना, गलत क्या है सही क्या है। तो जुडिशरी न्याय की बात किया, न्यायपालिका न्याय की बात किया, कोई गलत नहीं। लेकिन उनके अंदर सद्भाव नहीं था, बहुत ही प्राउड, अभिमान, घमंड था। इसलिए कांग्रेस ने इनको माना, इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को समझा कि फ्यूचर में भी कभी हम लॉ मेकिंग करेंगे इस तरह की व्यवस्थाएं, तो बार बार जुडिशरी हमारे मामले में इंटरफेयर करे। अगर सद्भावना होता तो निश्चित रूप से समझते कि जुडिशरी का जो काम है वही किया, गलत कुछ भी नहीं। तो उनको अपना सुधार करना चाहिए कि हम गलत न करें, लेकिन उनके अंदर प्राउड, घमंड था, इसलिए उन्हें अपनी गलती नहीं देखी, जुडिशरी का रोल ही गलत दिखा। और इसी थिंकिंग के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, और बाय दिस न्यू शेड्यूल क्रिएशन कर दिया। और न्यू शेड्यूल था 9 शेड्यूल। इसमें व्यवस्था किया जितने भी एक्ट्स एंड रेगुलेशन होंगे, जो भी अधिनियम विनियम 9 शेड्यूल में, जुडिशरी उनकी रिव्यू, उनका समीक्षा नहीं कर सकती, ये व्यवस्था दिए। लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट करके जैसे ये व्यवस्था दिए, इसके बाद भी केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और केस था शंकरी प्रसाद वर्सेज इंडिया यूनियन। डिसीजन आया, नाराजगी दिखाया कांग्रेस की सरकार ने, फोर्थ अमेंडमेंट किए, और फोर्थ अमेंडमेंट किए तब तक फिर यह केस चला गया मुदलियार वर्सेज मद्रास स्टेट। और मुदलियार बनाम मद्रास राज जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर इसके बाद केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। ये मुदलियार वर्सेज मद्रास स्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट फिर जो डांट फटकार सरकार को लगाया, फिर इन्होंने नाराजगी दिखाया, 17 अमेंडमेंट किया। और 17 अमेंडमेंट जब किया, बस इस पर फिर लोगों की नाराजगी हुई। राजस्थान राज्य से एक केस चला गया, सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान स्टेट, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य केस। तो इस प्रकार से एक और केस चला गया, और यह था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। पहली बार सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ के केस में डिसीजन दिया कि इंडिया गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंडमेंट कर सकती है, बट फंडामेंटल राइट्स में नहीं। अगर फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार में संशोधन करना है तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कॉल करना होगा, यानी मूल अधिकार में संशोधन अगर करना है तो एक संविधान सभा सरकार को बुलाना आवश्यक है, अदरवाइज यह संभव नहीं। इस प्रकार से संविधान सभा बुलाने की बात करके जुडिशरी ने अमेंडमेंट को इम्पॉसिबल, असंभव कर दिया। तो आपसे कमीशन कभी भी क्वेश्चन करता है कि मूल अधिकार में संशोधन करने से जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम किस केस के निर्णय में रोका, आपका द बेस्ट ऑप्शन होगा गोलकनाथ वर्सेज पंजाब स्टेट। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में पहली बार जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करने से, मूल अधिकार में संशोधन करने से रोकने का निर्णय दिया। इसी के बाद फिर नाराजगी दिखाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और लगातार 2 अमेंडमेंट कर डाले, अमेंडमेंट 24 एंड 25। 24 अमेंडमेंट में इंडिया गवर्नमेंट ने व्यवस्था दिया, इंडिया गवर्नमेंट ने व्यवस्था दिया कि जो भी अमेंडमेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंडमेंट बिल होंगे उस पर सिग्नेचर करने के लिए प्रेसिडेंट बाउंडेड होंगे। आप जानते होंगे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही बिल थे, एक बिल था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में जिस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाउंडेड था, वीटो नहीं कर सकता। अदर सभी बिल पर प्रेसिडेंट वीटो करता था, एक पर वीटो नहीं कर सकता। वो क्या था? मनी बिल, धन विधेयक। तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति को पावर नहीं था वीटो के लिए, बाउंडेड था, वो सिग्नेचर करेगा ही करेगा। लेकिन 3 पर उन्हें वीटो करने का पावर था, अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल। लेकिन 24 अमेंडमेंट से इंडिया गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दिया कि अमेंडमेंट बिल पर भी प्रेसिडेंट मनी बिल के जैसे ही वीटो नहीं कर सकता, बाउंडेड होगा, सिग्नेचर करेगा। 24 अमेंडमेंट से एक और चेंजिंग कर दिया गया, और एक चेंजिंग और किया गया, वो ये
कि आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में व्यवस्था था संविधान का संशोधन। 24 अमेंडमेंट करके यह भी व्यवस्था चेंज कर दिया गया। और क्या कर दिया गया? संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, यह व्यवस्था किया गया। तो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, जो टाइटल चेंज किया गया, इससे प्रूफ होता है कि पार्लियामेंट को पावर होगा, कहीं भी संशोधन कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं। यह व्यवस्था कर दिया गया। लेकिन इसी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में इस प्रकार से दिए, प्रेसिडेंट को अमेंडमेंट बिल पर सिग्नेचर करने को जो बाउंडेड किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने चेंज नहीं किया। लेकिन जो आर्टिकल 368 में यह मैटर था, टाइटल था संविधान का संशोधन, पहले से था और चेंज करके किया गया संविधान में संशोधन करने की शक्ति। ये न्यू व्यवस्था को समाप्त कर दिया और पुरानी व्यवस्था बहाल रहा, यानी संविधान का संशोधन। तो एक्सट्रीम पर जो इसके द्वारा व्यवस्था किया गया था कि केंद्र सरकार संसद संविधान में कहीं संशोधन कर सकती है, इसको हटा दिया। और इस प्रकार से आज के डेट में पूछा गया तो दो बिल है जिस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करने के लिए बाउंडेड है, एक मनी बिल, दूसरा अमेंडमेंट बिल। कमीशन आपसे क्वेश्चन करता है इनमें से कौन सा एक बिल है जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट वीटो करता था, आज नहीं कर सकता, तो आपका जवाब अमेंडमेंट बिल। और कौन सा बिल जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में भी वीटो राष्ट्रपति नहीं करता, आज भी नहीं, तो जवाब मनी बिल। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही था जिस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर के लिए बाउंडेड था, आज दो हो गया, अमेंडमेंट बिल और मनी बिल। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बातें, और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे, अर्थात इसको लेकर लगातार टकराव हुआ। एक बात मैं बता दूं, इसी 24 अमेंडमेंट के बाद एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में केरल राज्य से, और यह केस था केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन दिया। ध्यान दीजिएगा, अब तक का सबसे बड़ा न्यायाधीशों का बेंच यही था। तो लार्जेस्ट बेंच बल्कि कहिए फर्स्ट लार्जेस्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आपका जवाब होगा केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा न्यायाधीशों का बेंच था। यानी न्यायाधीशों की बेंच की जो व्यवस्था थी इस केस में वो सबसे बड़ा, इससे बड़ा आज तक न्यायाधीशों का बेंच सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठा। और इसमें जजेस की व्यवस्था जो टोटल थी, उनकी संख्या इसमें हुआ करती थी टोटल, यानी कितने जज? 13। आप जानते होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर जो हियरिंग होता है एटलीस्ट 5 जजेस का बेंच होता है, 5 से कम नहीं होते, एटलीस्ट 5 होंगे, 7 होंगे, और इसी तरह से 9, 11, 13, 15, 17, लेकिन 3 नहीं होंगे। और ध्यान दीजिए, पेयर में मैंने नहीं बोला, मैंने 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 नहीं बोला। क्यों? क्योंकि पेयर में होंगे तो डिसीजन में दिक्कत होगी। अगर 8 होंगे, मान लीजिए 4 एक तरफ हो गए, 4 एक तरफ, किसका माना जाएगा? डिसीजन। लेकिन अगर 9 होंगे, 5 एक तरफ, 4 एक तरफ, 5 वाले का माना जाएगा, 6 एक तरफ, 3 एक तरफ, 6 वाले का माना जाएगा। अब समझ गए? इसलिए पेयर में नहीं है, ऑड नंबर है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा न्यायाधीशों का बेंच सुप्रीम कोर्ट के किस केस में सबसे बड़ा न्यायाधीशों का बेंच था? आपका जवाब होगा केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। यह होगा केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो यह होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, जिसमें यह लार्जेस्ट बेंच था, फर्स्ट लार्जेस्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। टोटल जजेस इसमें कितने थे? तो लार्जेस्ट बेंच था, इसलिए इसमें देखा जाए तो टोटल जजेस, कुल न्यायाधीशों की संख्या, आपका जवाब होगा ये 13 जजेस, 13 न्यायाधीश। ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट बेंच की बात किया जाए, ये सेकेंड लार्जेस्ट बेंच
तो सेकेंड लार्जेस्ट बेंच का नाम होगा ये नाम होगा सेकेंड लार्जेस्ट बेंच गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में भी अगर आपसे पूछा गया टोटल न्यायाधीश, टोटल जजेस, तो आपकी जवाब होगी 11 जजेस। तो फर्स्ट लार्जेस्ट बेंच आपने देखा 13 जज केशवानंद भारती, सेकेंड लार्जेस्ट बेंच आपने देखा 11 जजेस। ये कौन होगा? आपने देखा गोलकनाथ का केस। और फर्स्ट लार्जेस्ट बेंच जो केशवानंद भारती का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इंडिया गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत सरकार भारतीय संविधान के मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में दिया भारत सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंडमेंट कर सकती है, बट भारतीय संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अब समझ गए होंगे। लेकिन आपसे यह महत्वपूर्ण डिसीजन यूपीपीसीएस पूछ चुका है। तो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के डिसीजन में दिया। अब आपके पास जवाब है। इसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करने से सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम किस केस में रोका? आपका जवाब होगा गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट। और इस प्रकार से ये सभी निर्णय, लार्जेस्ट बेंच कौन था, सेकेंड लार्जेस्ट बेंच कौन था, ये सभी कुछ हो गया। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इसको लेकर के टकराव, लड़ाई चलता रहा। यानी जब कभी भी अमेंडमेंट करके न्यू लॉ मेकिंग किया सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको लेकर के केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता था। और फिर जुडिशरी कोई डिसीजन, एक्सिक्यूटिव फिर लॉ मेकिंग करती थी। यानी जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव में राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर लगातार टकराव चलता रहा। लगातार टकराव चलता रहा। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर में आई। आप समझ गए होंगे गवर्नमेंट को, जनता पार्टी की गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई, तो इस गवर्नमेंट के लीडर लंबे समय तक जुडिशरी एक्सिक्यूटिव के बिटवीन टकराव देखे थे। इसलिए इन्होंने मूड बना लिया, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। इन्होंने सोचा इस कहानी को ही समाप्त कर दो। तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया, और ये अमेंडमेंट था 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट। और ये एक्ट आया इन 1978। 44वां संशोधन अधिनियम और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा चेंजिंग नंबर फर्स्ट। राइट टू प्रॉपर्टी अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में था, और भारतीय संविधान के भाग 3 से पार्ट 3 से हटाकर बाय दिस अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने इनको कर दिया पार्ट 12 में। और साथ साथ ये आर्टिकल इनका हुआ करता था आर्टिकल 31। बाय दिस अमेंडमेंट इनका आर्टिकल भी चेंज हो गया, और आर्टिकल कर दिया गया 300A, अनुच्छेद 300। इतना ही नहीं, आगे भी चेंजिंग हुआ, और आगे चेंजिंग हो करके ये व्यवस्था इस प्रकार से कर दिया गया। इसके द्वारा अभी तक ये हुआ करता था फंडामेंटल राइट्स, बट बाय दिस अमेंडमेंट इसका स्टेटस भी चेंज हो गया। ये कर दिया गया लीगल राइट, यानी विधिक अधिकार। तो ये हो गया लीगल राइट्स, विधिक अधिकार। कमीशन आपसे क्वेश्चन करेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था, प्रेजेंट टाइम में उसका स्टेटस क्या है? आपका जवाब ऑप्शन देगा सोशल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिकल राइट, लीगल राइट। आप समझ ही गए होंगे। तो आज के डेट में इसका स्टेटस है लीगल राइट। और राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट्स था। राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था था पार्ट 3 में, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में? आपके पास जवाब है। यूपीपीसीएस यहां पर क्वेश्चन पूछ चुका है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 31 आर्टिकल में था, आज इसका आर्टिकल क्या है, किस आर्टिकल में है?
ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिया था, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, तो सी ऑप्शन में दिया था 300 आर्टिकल। समझिए गलत जवाब था, सही जवाब होगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि एग्जैक्टली 300 ए होगा अनुच्छेद 300 को, तभी जवाब होगा। ऐसा नहीं दिया था, यूपीपीसीएस में 300 दिया था, इसलिए जवाब होगा नॉन ऑफ दिस। अब आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे कमीशन अगर क्वेश्चन पूछा, एसएसबी इंटरव्यू दे रहे हैं, कमीशन आपसे पूछा जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था तो, और प्रेजेंटली वर्तमान में आज ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा तो, यानी बिफोर 44 अमेंडमेंट और आफ्टर 44 अमेंडमेंट क्या चेंजिंग हुआ। एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड आपसे अक्सर क्वेश्चन करता है, आप बताइए बिफोर 44 अमेंडमेंट यानी 1978 से पहले ये फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट ये लीगल राइट्स हो गया, विधिक अधिकार। अर्थात जब कभी भी हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स का व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स का किसी भी लॉ से वायोलेशन होता है तो हम लोग अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ऑथोराइज है 5 रेट्स ऑर्डर करने के लिए। तो उन्हीं 5 में से कोई एक रेट हम लोग एप्लीकेशन देकर सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उस रेट को ऑर्डर करके हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन संरक्षण देता है। यह कब संभव है? जब फंडामेंटल राइट्स, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी आज फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, इसलिए आज के डेट में प्रॉपर्टी का मैटर किसी से लॉ से अफेक्टेड होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार, यह सुविधा, ये प्रोटेक्शन नहीं है 32 आर्टिकल का। लेकिन बिफोर 44 अमेंडमेंट जब ये फंडामेंटल राइट्स था तो उस प्रॉपर्टी के केस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का सुविधा था, यह सुविधा आज के डेट में नहीं है। तो बिफोर 44 अमेंडमेंट आपने देख लिया, आफ्टर 44 अमेंडमेंट भी समझ गए होंगे। आज प्रॉपर्टी का कोई मैटर है तो हम लोग छोटे से कोर्ट तहसील में जाएंगे, लेकिन बिफोर 44 अमेंडमेंट यानी प्रॉपर्टी का मैटर फंडामेंटल राइट्स था, इसलिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्रोटेक्शन के लिए रिट की डिमांड की व्यवस्था थी। आज यह सुविधा नहीं है। तो 32 आर्टिकल के अंडर हम लोग फंडामेंटल राइट्स के केस में जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, रिट एप्लीकेशन देकर डिमांड करते हैं, आज प्रॉपर्टी के केस में यह सुविधा संभव नहीं है। अनुच्छेद 32 की सुविधाएं नहीं मिलेगी। क्लियर? तो एसएसबी इंटरव्यू भी जो आपसे क्वेश्चन करता है और राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर आज क्लियर है, एक लीगल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट की सुविधाएं 32 के द्वारा आज संभव नहीं है, बिफोर 44 अमेंडमेंट संभव था। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे। नेक्स्ट बातें ये करेंगे यानी 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ये फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त। बट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स 7 थे, एक फंडामेंटल राइट्स निकल गया, यानी 7 माइनस 1 कौन? राइट टू प्रॉपर्टी। तो आज के डेट में कितना फंडामेंटल राइट्स बचा? आपके डेट में बचा 6। तो 6 नंबर का फंडामेंटल राइट्स होगा आज ये टाइप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और इसी के बाद अब हम लोग बातें करेंगे जो आर्टिकल्स हैं, एक एक आर्टिकल करके अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक आर्टिकल करके अब हम लोग इस प्रकार से बातें करेंगे। आइए देखा जाए नेक्स्ट। तो अब हम लोग बातें करेंगे आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12।
आर्टिकल 12 में व्यवस्था है डिफिनेशन ऑफ स्टेट। ये व्यवस्था है डिफिनेशन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 12 में व्यवस्था है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा डिफिनेशन ऑफ स्टेट की जो व्यवस्था है, कमीशन आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा समझिए। अगर एसएससी कमीशन ने आपसे क्वेश्चन किया कि राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में मेंशन है, आपका जवाब होगा आर्टिकल 12। यही है डिफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल पूछेगा और यही से क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया है और सीडीएस सीएपीएफ में भी, पीसीएस में भी पूछा गया, तो वहां पर क्वेश्चन का लेवल अलग होगा। इसलिए डिफिनेशन ऑफ स्टेट में कुछ और बातें जान लेना है। स्टेट के डिफिनेशन में आर्टिकल 12 में इंक्लूडेड है नंबर फर्स्ट एक्सिक्यूटिव ऑफ यूनियन, संघ की कार्यपालिका। नंबर सेकेंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन यानी पार्लियामेंट, संसद। नंबर नेक्स्ट एक्सिक्यूटिव ऑफ स्टेट, राज्य की कार्यपालिका, एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी राज्य का विधानमंडल। और इसी तरह से लोकल बॉडीज जो भी हैं वो भी आते हैं। साथ साथ इस तरह के बॉडीज जो अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर आते हैं वो भी इंक्लूड है, जैसे पब्लिक कॉर्पोरेशन, लोक निगम, गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। अदर बॉडीज जो अंडर कंट्रोल सेंटर में आते हैं वो सभी इंक्लूडेड हैं डिफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की परिभाषा में ये सभी बातें सम्मिलित हैं, इंक्लूड किए गए। तो कमीशन आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा समझिएगा। आप जानते होंगे गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात मैंने किया, तो आप ये भी जानते होंगे गवर्नमेंट कंपनी उसी कंपनी को कहते हैं जिसमें 51% शेयर इंडिया के पब्लिक का है, और सभी कंपनियां ऐसी नहीं है। तो ऐसी कंपनी जिसमें इंडियन पब्लिक का शेयर 51% नहीं है, उस कंपनी को नाम दिया गया है प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। अब देखिए डिफिनेशन में जो बातें इंक्लूड है, इनसे रिलेटेड सीडीएस में यूपीएससी पूछा है, आईएएस में, पीसीएस में कैसे क्वेश्चन समझिए। सेंटेंस दे दिया 4 या 5 सेंटेंस दे दिया। नंबर फर्स्ट सेंटेंस कि भारत के लोक निगम। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस भारत की सभी कंपनियां। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस भारत के सभी विभाग। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस भारत में सभी सरकारी कंपनियां। और पूछा कि डिफिनेशन से रिलेटेड क्या सत्य है, और 4 सेट एबीसीडी दिया है सीडीएस में, आईएएस में। तो आप समझ ही गए सभी लोक निगम मैंने बताया हूं अंडर कंट्रोल है, सभी कंपनियां अंडर कंट्रोल नहीं, यानी प्राइवेट कंपनी नहीं, वो उसमें पब्लिक का शेयर नहीं है। लेकिन एक सेंटेंस दिया था गवर्नमेंट कंपनी आएगा इसमें, इस तरह से डिपार्टमेंट भी। तो कौन सेंटेंस गलत सही है, आप सेट सेलेक्ट करना है, कौन सा सेट सही है, आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या व्यवस्था है। ये था आर्टिकल 12 और नेक्स्ट आर्टिकल की बातें हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल होगा 30, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में व्यवस्था दिया गया है इस प्रकार से। अनुच्छेद 13 की व्यवस्था है, गौरव जी ने दिया है कि सर क्लास ऐप पर क्यों नहीं चल रही है। सतेंद्र जी, सो आपका फोटो दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए बाकी लोगों का तो ठीक है, आपको क्यों दिक्कत हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में व्यवस्था है इंडिया गवर्नमेंट कोई भी लॉ मेकिंग करती है और उस लॉ से हमारे फंडामेंटल राइट्स जिस सीमा तक अफेक्टेड होंगे, जिस सीमा तक किसी लॉ से हमारे फंडामेंटल राइट अफेक्टेड होंगे, उस सीमा तक वह लॉ 0 शून्य करार दिया जाएगा। तो कोई भी लॉ इंडिया गवर्नमेंट मेकिंग किया, कोई भी कानून भारत सरकार बनाई, अगर उस कानून से
हम पब्लिक के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, क्षति नुकसान पहुंचते हैं, तो जिस सीमा तक अफेक्टेड होंगे, क्षति नुकसान होगा, उस सीमा तक उस लॉ को शून्य करार देगी इंडिया के जुडिशरी। यह व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 13। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की बातें करते हैं, और नेक्स्ट आर्टिकल होगा, ये आर्टिकल होगा 14, अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समता। और विधियों का, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। एंड पानी लेते आइएगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अंडर आर्टिकल 14 इक्वलिटी की जो व्यवस्था दिए गए, इस पर हम लोग बातें करते हैं। अंडर आर्टिकल 14 इक्वलिटी की जो व्यवस्था दी गई है, समानता की व्यवस्था दी गई है, ये व्यवस्था इस प्रकार से। अनुच्छेद 14 में जो समानता की व्यवस्था है, सही मायने में देखा जाए तो एक तरफ आपको इक्वलिटी की व्यवस्था दी गई है और दूसरी तरफ रिजर्वेशन आरक्षण की भी व्यवस्था है। तो कमीशन आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार से करता है। कमीशन आपसे क्वेश्चन ये करेगा, तो कमीशन आपसे क्वेश्चन ये करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब इक्वलिटी की बात दी गई है, भारत के संविधान में जो इक्वलिटी की बात की गई है, और दूसरी तरफ इंडिया गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है। पल्लवी जी का जरा कमेंट देख लें। सर, इकोनॉमिक की रिकॉर्डिंग क्लासेस आज और कल की नहीं चल रही है। आप लोग ऑफिस टेक्निकल का नंबर होगा, पल्लवी जी, वहां फोन कीजिए। वैसे मैं कंप्लेन अभी कर दूंगा क्लास से निकलने पर, लेकिन संभव हो तो वहां फोन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्लास से निकलते ही अभी मैं ये कंप्लेन करूंगा टेक्निकल पे, और मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्लास ले लें, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, कमीशन आपसे क्वेश्चन करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी समानता की बात है, फिर भी इंडिया गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है, ये किस प्रकार की इक्वलिटी है? समझिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी की व्यवस्था दी गई है, ये कंप्लीटली इक्वलिटी नहीं है, पूर्णतः समानता नहीं। हमारे देश के संविधान में इक्वलिटी की व्यवस्था है, बट रीजनेबल तार्किक आधार पर भेदभाव का भी चांस दिया गया है। तो भारत के संविधान में भेदभाव का भी चांस है, बट उस भेदभाव से क्लास लेजिस्लेशन, वर्गवाद को बढ़ावा नहीं मिलता। एक ऐसे भेदभाव का
भेदभाव की बात की गई है, जिसको कहा गया है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन पर आधारित, रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी तार्किक वर्गीकरण पर आधारित, तार्किक वर्गीकरण पर आधारित भेदभाव। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आपकी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में टॉप मोस्ट पोस्ट होता है प्रेसिडेंट, सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति, एंड नेक्स्ट पोस्ट क्या होता है? गवर्नर, राज्यपाल। इन दोनों पोस्ट के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 361। इस आर्टिकल में व्यवस्था दिया गया है दोनों के लिए प्रिविलेज है, इन दोनों के लिए व्यवस्था है, हिंदी में आप कहेंगे विशेषाधिकार। तो राष्ट्रपति हो या गवर्नर, दोनों के लिए प्रिविलेज विशेषाधिकार की व्यवस्था है। यानी दोनों पोस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशन ने रोका है, राष्ट्रपति को एंड गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से पनिशेबल ऑर्डर नहीं दे सकते। राष्ट्रपति के अगेंस्ट जेल में डालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, छोटे कोर्ट की तो बात छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट को भी पावर नहीं। इसी प्रकार से गवर्नर को भी पनिशेबल ऑर्डर देने का पावर, किसी भी तरह से दंड से संबंधित आदेश करने का पावर नहीं है। किसको नहीं है? सुप्रीम कोर्ट। आइए देखा जाए, इस प्रकार से जो ये व्यवस्था दिया गया है, ये कि पावर बिल्कुल नहीं दिया गया है जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट को कि पनिशेबल ऑर्डर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को दे सकें या हाई कोर्ट को दे सकें, ये पावर नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस तरह से राष्ट्रपति को आप जानते होंगे, अगर इंटरव्यू बोर्ड आपसे प्रश्न करता है कि आखिर राष्ट्रपति भी तो मानव हैं, गवर्नर भी मानव, हम आप जो भारत के ऑर्डिनरी पर्सन कहे जाते हैं, हम आप भी मानव हैं, लेकिन हम आप सामान्य लोगों को जो ऑर्डिनरी हैं, भारत के ही नागरिक हैं, मानव हैं, हमको आपको मामूली सी बात में एक कांस्टेबल पकड़ कर ले जाता है और छोटा सा कोर्ट भी पनिशेबल ऑर्डर देता है। सुप्रीम कोर्ट को बात छोड़िए, छोटा सा कोर्ट, लेकिन प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पावर है। तो सामान्य रूप से कमीशन ये क्वेश्चन पूछेगा, ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है, राष्ट्रपति को इस तरह से व्यवस्था और हमको आपको नहीं। दरअसल देखा जाए तो हम आप अपने सामान्य व्यक्तियों से राष्ट्रपति की कंपेयर नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए। आप जानते होंगे महामहिम फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति जो 340 कमरे के भवन में होते हैं, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिविलेज विशेषाधिकार दिया है, हमको आपको नहीं। अगर इसके इंपॉर्टेंस को समझा जाए तो इनके एब्सेंसी में झांक लीजिए। आप जानते होंगे राष्ट्रपति जो 340 कमरे के भवन में बैठे हैं, अगर इनको प्रिविलेज नहीं होता तो एक मामूली सी बात के लिए भी दिल्ली चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल गया और उनको खींचकर सड़क पर लाया। आप समझ सकते हैं, किसी भी व्यवस्था के एब्सेंसी में झांका जाए तो उस व्यवस्था का इंपॉर्टेंस दिखता है। अगर प्रिविलेज ना हो तो ये कांस्टेबल उनके साथ कैसा बिहेव किया, आप समझ गए होंगे। ऐसे परिस्थिति में रहते हुए देखकर आप यही बोलेंगे कि महामहिम है फर्स्ट सिटीजन। हमारे संविधान में बहुत बड़ा डिफेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और राष्ट्रपति के लिए प्रिविलेज विशेषाधिकार होना चाहिए, फर्स्ट सिटीजन महामहिम है। तो इसलिए आप जो कंपेयर करने को सोच रहे थे या कमीशन आपसे सामने प्रश्न रखा कि हम सामान्य में और उनमें कितना बड़ा अंतर, वो भी मानव हम भी मानव, वो भी नागरिक हम भी नागरिक, बट उनके लिए क्यों प्रिविलेज हमारे लिए नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट सिटीजन है हमारे देश के और इस तरह से बहुत ही गौरवशाली पोस्ट है। इन्हीं थिंकिंग के साथ असेंबली के मेंबर ये व्यवस्था दी है। प्रेसिडेंट के लिए भी व्यवस्था है, पोस्ट से रिटायर्ड हो गया तब भी क्राइम के मामले में किसी भी तरह से कोई अरेस्ट गिरफ्तारी नहीं। सिविल मैटर में व्यवस्था है, कोई एक्शन कार्रवाई होगा तो 2 महीना पहले सूचना देकर। जैसे जानते होंगे प्रतिभा देवी पाटिल जी, प्रणब मुखर्जी जी, ये लोग रिटायर्ड राष्ट्रपति आज नहीं रहे। तो पर्सनल किसी मैटर में प्रॉपर्टी वगैरह कोई डिस्प्यूट विवाद है, दीवानी केस है, तो बस 2 महीना पहले सूचना देकर ही केस चलेगा, अदरवाइज नहीं।
और क्राइम के मैटर में किसी तरह से अरेस्ट गिरफ्तारी नहीं, प्रिविलेज है। आपको लेटेस्ट एग्जांपल सुना दूं। आप जानते होंगे कई महीना पहले एक केस आपको सुनाना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश अयोध्या का मैटर, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। उस केस में कई अभियुक्त रहे, जैसे अभियुक्तों के नाम आप जानते होंगे, मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, कई लोग, कल्याण सिंह जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनमें कहा जाए तो सबसे प्रमुख अभियुक्त कहा जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। उस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। सही मायने में अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहा होता तो क्या संभव था वह विवादित ढांचा गिर पाता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके प्रदेश का मैटर था, जबरदस्त प्रशासन तैनात कर देते, संभव ही नहीं था। लेकिन इसका मतलब माना जाएगा उनके शासनकाल में ऐसा हुआ। इसका मतलब है कि उनका भी शायद इंटरेस्ट रहा होगा। यानी मुख्य अभियुक्त के रूप में सबसे मुख्य माना जाएगा कल्याण सिंह। लेकिन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने अपना विचार दिए, कुछ न कुछ बोले, लेकिन कल्याण सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने कुछ नहीं। क्यों? कारण क्या है आप समझ सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में कल्याण सिंह इसी पोस्ट पर हैं। कौन सा पोस्ट? गवर्नर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने प्रेजेंट टाइम का ये जो मैटर है गवर्नर पोस्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह के मामले में कुछ नहीं बोला। कारण क्या था? गवर्नर होना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पावर है गवर्नर और प्रेसिडेंट के मामले पर, और इस तरह के भेदभाव को माना जाएगा ये रीजनेबल है, ये तार्किक है। हम आप ऑर्डिनरी सामान्य व्यक्तियों से कंपेयर इसका नहीं करना चाहिए। इंडिया का फर्स्ट सिटीजन है प्रेसिडेंट और इंडिया का टॉप मोस्ट पोस्ट है, बट किसी भी स्टेट राज्य का सबसे बड़ा पोस्ट क्या है? गवर्नर। तो इन दोनों के लिए प्रिविलेज विशेषाधिकार जो दिया गया है ये तार्किक है, उचित है। यानी आपके संविधान में भेदभाव का अवसर है, बट मनमाना भेदभाव नहीं, रीजनेबल, तार्किक, युक्त वर्गीकरण पर आधारित, तार्किक वर्गीकरण पर आधारित भेदभाव है, मनमाना नहीं। अब कमीशन ने जो कहा कि कुछ लोगों को आरक्षण दे करके ये मनमाना भेदभाव किया गया, तो ये भी मनमाना भेदभाव नहीं है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिजर्वेशन की व्यवस्था दी है, और असेंबली के मेंबर जिन वर्गों को व्यवस्था दी है ये सोचकर कि हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, समाज के कमजोर वर्ग हैं और संपन्न वर्ग, और इनमें बहुत बड़ी डिस्टेंस गैपिंग, बहुत बड़ा इनइक्वालिटी है। जब इनको आगे बढ़ाएंगे तो दोनों के बिटवीन जो इनइक्वालिटी है, दोनों के बीच जो असमानता है, असमानता कम होगा, समानता बढ़ेगा। इसलिए इस तरह के भेदभाव को माना गया रीजनेबल भेदभाव, तार्किक आधार पर भेदभाव, और इस तरह से यहां भी तार्किक भेदभाव, रिजर्वेशन देने की जो बात की गई है वो भी तार्किक आधार पर भेदभाव किया गया है, मनमाना भेदभाव नहीं। और इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गौरव का कहना है कि सर अगर गवर्नमेंट मर्डर कर दे तब भी अरेस्ट नहीं हो सकते। गवर्नमेंट मर्डर कर दे, गवर्नमेंट से मतलब किसको कर रहे हैं? प्रधानमंत्री, मंत्री, बिल्कुल अरेस्ट होगा। मैं इनके लिए बात नहीं कर रहा हूं, राष्ट्रपति के लिए कह रहा हूं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के लिए प्रिविलेज नहीं है, मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल मंत्री लोग कर रहे हैं, इनका अरेस्ट, गिरफ्तारी सब कुछ होगा। अब समझ गए? नेक्स्ट चलिए। और इसी के साथ अब हम लोग बातें करेंगे, ये पार्ट फर्स्ट आपने देखा विधि के समक्ष समता, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के नजर में इक्वलिटी की व्यवस्था की गई है, किसी तरह से भेदभाव नहीं। भेदभाव करता कौन है? आप हम करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भेदभाव नहीं करता। और इसी के साथ देखा जाए तो नेक्स्ट पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों का समान संरक्षण। सही मायने में देखा जाए तो प्रोटेक्शन जो होता है लॉ का इक्वल होता है, भेदभाव नहीं। दरअसल देखा जाए तो भेदभाव हम करते हैं, आप करते हैं, हमारा लॉ भेदभाव नहीं करता है। किस तरह से भेदभाव करते हैं मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, एक साथ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट सपोज कर लीजिए बिहार का है, पटना का, और एक स्टूडेंट हरियाणा गुड़गांव का है। दोनों
11, 12 एंड ग्रेजुएशन साथ किए, एक ही कॉलेज में साथ ही साथ पढ़े, दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप रही और दोनों स्टूडेंट तैयारी करने के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर आ गए। इस एग्जाम्पल को आप लोग सुनिएगा तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आसानी से समझ में आ जाए। तो दोनों स्टूडेंट कॉलेज लाइफ एक साथ रहा, ग्रेजुएशन करके दिल्ली आ गए प्रिपरेशन करने। दोनों एक दूसरे को बड़ा हेल्प किए। बिहार वाले स्टूडेंट का इंग्लिश वीक था, मैथ अच्छा था। हरियाणा वाले स्टूडेंट का इंग्लिश अच्छा था, इंग्लिश अच्छा था, मैथ वीक था। और बिहार वाले का मैथ स्ट्रांग था, इंग्लिश वीक था। जीएस रीजनिंग वगैरह दोनों के सामान्य थे। दोनों ने मेहनत किया, जिसका जो सेक्शन स्ट्रांग है एक दूसरे को हेल्प कर रहा है और इस तरह से दोनों की प्रिपरेशन अच्छी हो गई। बिहार वाले स्टूडेंट का एसएससी के थ्रू सिलेक्शन हुआ एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और हरियाणा वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ एज ए कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। तो हरियाणा वाले स्टूडेंट का पोस्टिंग हो गया केरल एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर और बिहार के पटना वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ कहां पर, हरियाणा के गुड़गांव, यानी उसका फ्रेंड जो था उसी के होम डिस्ट्रिक्ट में, उसके घर से आसपास। फिर क्या हुआ, तुरंत केरल से पता चला तो फोन किया अपने फ्रेंड को, फ्रेंड बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी फर्स्ट पोस्टिंग एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हमारे क्षेत्र में हुआ। इतना कहा नहीं, तब तक कह रहा है फ्रेंड एक बात है, हमारे अंकल जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और करोड़ों का इनकम टैक्स देना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना। इतना ही कहा, तब तक उनका फ्रेंड कहा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने, फ्रेंड ये भी कोई कहने की बात है, मैं आ गया हूं ना, मैं सब देख लूंगा। सोच लीजिए फिर क्या हुआ, उनको भारत सरकार ने पुरस्कार दिया एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। क्यों पुरस्कार, इतना ज्यादा ईमानदारी से उस क्षेत्र में इनकम टैक्स का कलेक्शन करवाए जो कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। इतने ज्यादा इनकम टैक्स का कलेक्शन उस क्षेत्र में नहीं हुआ था कई वर्ष तक। तो इस तरह से बड़ा सम्मान पुरस्कार भी उनको वाहवाही मिली, लेकिन अपने फ्रेंड के अंकल जी का कई लाख करोड़ इनकम टैक्स चोरी कराए। आप जरा बताइए, क्या इनकम टैक्स एक्ट में, क्या संविधान में यह लिखा है कि हम लोगों को अपने अपने रिलेशन मेंटेन करने के लिए अपने अपने फ्रेंड रिश्तेदारों का इनकम टैक्स चोरी कराना चाहिए, इनकम टैक्स हेराफेरी कराना चाहिए? किसी एक्ट, संविधान में या एक्ट में नहीं लिखा है। इससे प्रूफ होता है कि लॉ का प्रोटेक्शन इक्वल है, लॉ भेदभाव नहीं करता, भेदभाव आप करते हैं, हम करते हैं, हमारा लॉ कोई भेदभाव नहीं करता। क्लियर? आइए एक और एग्जांपल आप लोगों को सुना दूं तो और अच्छे से समझ जाएंगे। आप लोगों ने एक सीनियर आईपीएस का नाम सुना होगा, किरण बेदी जी का। किरण बेदी जी आपकी कंट्री इंडिया के भारत देश की फर्स्ट महिला आईपीएस, और एक समय था किरण बेदी जी के समय में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का पोस्ट वैकेंट हुआ था, रिटायर्ड हुए। सीनियरिटी के अकॉर्डिंग दिल्ली का पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया जाना चाहिए किरण बेदी जी को, लेकिन आप जानते होंगे बहुत ईमानदार जो ऑफिसर होते हैं उनके साथ पॉलिटिशियन बड़े भेदभाव करते हैं। भेदभाव करने का कारण भी जानते होंगे, पॉलिटिशियन को चाहिए करप्ट ऑफिसर जो अपने भी लूटे और उस पॉलिटिशियन यानी मंत्री जी को भी सूटकेस में पैक या लिफाफे में पैक उनको भी दे। बट ईमानदार ऐसा नहीं करेगा और ईमानदार ऑफिसर डरता भी नहीं है, इसलिए जनरली मंत्री अच्छे ईमानदार ऑफिसर को अच्छे पोस्ट नहीं देते। तो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर गवर्नमेंट उनको इसलिए किरण बेदी जी को नहीं अपॉइंट किया कि जब पुलिस कमिश्नर ये हो जाएंगे तो हम लोग गलत काम करवा नहीं पाएंगे क्योंकि ईमानदार है, और ये स्वयं लूट करके गलत करेंगे नहीं तो स्वयं लूट कर लाखों करोड़ों रिश्वत नहीं देंगे। इसलिए सीनियर मोस्ट आईएएस होते हुए, आईपीएस होते हुए गवर्नमेंट ने इनको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया, और सीनियर आईपीएस किरण बेदी जी से जो जूनियर आईपीएस था उनको नियुक्त कर दिया गया पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। नंबर फर्स्ट देखिए कितना बड़ा अन्याय। आगे क्या है न्याय हुआ, जनरल पुलिस प्रशासन से निकालकर इनको ट्रैफिक पुलिस में डाल दिया गया, ये दूसरा अन्याय। अब ध्यान दीजिए, एक समय की बात है, उसी समय शासनकाल में एक गाड़ी इलीगल पार्क था, और इलीगल पार्किंग के मामले में एक्शन लेने का ट्रैफिक को पावर होता है। एक गाड़ी इलीगल पार्क था,
जिस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी है बेचारा डर रहा है, क्योंकि गाड़ी प्राइम मिनिस्टर इंडिया गवर्नमेंट की थी। तो इंस्पेक्टर सोच रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को इलीगल पार्क है, अगर हम खिंचवाते हैं, पुलिस स्टेशन डलवाते हैं तो गड़बड़ होगा। डर रहा। डरते डरते सीनियर आईपीएस किरण बेदी जी को फोन किया। किरण बेदी जी ने बोला कि प्रधानमंत्री का गाड़ी है, कोई बात नहीं, उनके लिए अलग लाभ नहीं है, गलत है तो गलत है, पुलिस स्टेशन गाड़ी खिंचवा के डलवा। बेचारा डरते हुए बोला ये गाड़ी प्राइम मिनिस्टर इंडिया गवर्नमेंट की, साधारण व्यक्ति की गाड़ी नहीं। मैम ने डांटा, सबके लिए कानून एक समान भारत में, इमीडिएट डलवाओ। सीनियर आईपीएस का आदेश मिला, हिम्मत और वर्दी की स्टार की ताकत बढ़ गई, गाड़ी खिंचवा के डलवा दिया। एसपीजी लगी है फिर भी। आप जानते होंगे हमारी आपकी सामान्य लोगों की गाड़ी जाती है, अनेक पेपर, अनेक सबूत क्या क्या मांगे जाते हैं, उसके बाद भी धमकी देते हैं ऑफिसर आपको चालान कर देंगे, पीटेंगे, मारेंगे, बंद करेंगे गाड़ी चलान एटसेट्रा। अनेक ऐसा होता है, सामान्य रूप से आप भी जानते हो। लेकिन वीआईपी किसी मंत्री के रिलेटिव, कोई मंत्री से रिलेटेड गाड़ी है तो स्वयं इंस्पेक्टर बोलते हैं आप फला मंत्री के रिलेटिव, फला मंत्री के भतीजे एटसेट्रा, आप जाइए हम देख लेंगे। बड़ा नुकसान करके आया है, एक्सीडेंट करके किसी का पैर तोड़ दिया, कोई क्राइम करके आया है, फिर भी इस तरह से क्राइम को प्रोटेक्शन देते हैं ये ऑफिसर, जाइए हम देख लेंगे। यानी उसकी हिम्मत नहीं होती कि मंत्री के रिलेटिव भाई भतीजे को हम बंद कर लें। और सामान्य व्यक्ति के लिए मामूली साथ थोड़ी सी कोई विवाद है, खरोच भी गाड़ी लग गई है तो अनेक धमकी, पनिशमेंट की बात आती है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंडिया गवर्नमेंट की गाड़ी इसलिए नहीं इमीडिएट छोड़ दी गई कि प्राइम मिनिस्टर वीआईपी गाड़ी है, बिल्कुल नहीं। सारे बातें, रूल रेगुलेशन ओके हुआ, सारे पेपर वर्क, उसके बाद गाड़ी छोड़ी गई। और इसलिए सेकेंड डे, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में न्यूज पब्लिश हो गया। क्या न्यूज पब्लिश हुआ? न्यूज पब्लिश हुआ इंडिया में लॉ का प्रोटेक्शन इक्वल है, यानी प्रधानमंत्री, बड़े पोस्ट और छोटे सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा कोई भेदभाव नहीं। लेकिन ये कब संभव हुआ, ये न्यूज कब आया? क्योंकि एक ईमानदार आईपीएस किरण बेदी जी थी। और किरण बेदी जी जैसा ईमानदार आईपीएस नहीं होता तो इंडिया में लॉ का प्रोटेक्शन इक्वल है, भारत का में विधि का समान संरक्षण है, ये दूसरे दिन न्यूज़पेपर में खबर नहीं पढ़ने को मिलता, एक खबर ही नहीं बनता, खबर सिमट जाता। प्रधानमंत्री के अगेंस्ट ऐसा इंस्पेक्टर कुछ करता ही नहीं, खबर बनता ही नहीं। इस तरह से सही मायने में कहा जाए, दोनों एग्जाम्पल आप समझे होंगे। लॉ का प्रोटेक्शन इक्वल है, भेदभाव होता है बट लॉ हमारा भेदभाव नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन इक्वल है, ये भेदभाव नहीं करता। भेदभाव करता कौन है? आप करते हैं, हम करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ कोई भेदभाव नहीं करता। तो आप अंडर आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में जो दो पार्ट, दो व्यवस्थाएं हैं, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अंडर आर्टिकल 15 की व्यवस्था पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखा जाए अनुच्छेद 15 में क्या व्यवस्था। आर्टिकल 14 के दोनों पार्ट आपने स्टडी किया, आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे और नेक्स्ट आर्टिकल होगा ये 15, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 है विधि के समक्ष समता। सॉरी, अनुच्छेद 15 है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15 में व्यवस्था है
प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, religion, race, caste, sex or place of birth, place of birth। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था दिया गया है अनुच्छेद 15 में। जो वर्ड आपने देखा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, 5 वर्ड है। इनमें से किसी भी आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 15 में व्यवस्था है भेदभाव करने से रोका गया। देखा जाए 15 के पार्ट फर्स्ट और सेकेंड दोनों में भेदभाव करने से रोका गया। बट आगे के आर्टिकल यानी 15 पार्ट थर्ड में एक्सेप्शनल प्रोविजन दिया गया है भेदभाव का चांस। 15 पार्ट थर्ड में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, तो इसमें रिजर्वेशन आरक्षण की व्यवस्था है। और यहां पर रिजर्वेशन आरक्षण की जो व्यवस्था है वो आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार से, रिजर्वेशन आरक्षण की जो व्यवस्था दी गई है, इस रिजर्वेशन आरक्षण का ग्राउंड क्या है? यहां पर ग्राउंड है सेक्स यानी लिंग। तो सेक्स, लिंग के आधार पर भेदभाव की बात की गई। अर्थात आरक्षण की जो व्यवस्था 15 पार्ट थर्ड में दिया गया है, ये कहा गया है कि स्त्रियां जो हैं और बच्चे, आरक्षण की बात की गई। यानी ये आरक्षण की व्यवस्था जो दी गई है, ये आरक्षण की व्यवस्था पुरुषों के लिए नहीं। तो यहां पर भी आरक्षण को जो व्यवस्था आरक्षण का दिया गया है, कमीशन अगर आपसे पूछता है कि ये तो पुरुषों के कंपेरेबली जो स्त्रियों को ये सुविधा दिया गया है, बहुत बड़ा भेदभाव है। लेकिन आप बताइए, भेदभाव है बट मनमाना भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव रीजनेबल है, यह उचित है, तार्किक। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रहे थे, संविधान का निर्माण जब कर रहे थे, संविधान सभा का सदस्य, तो उन्होंने ये व्यवस्था क्या सोच कर दिया? उन्होंने सोचा कि हमारे कंट्री की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका लगभग हाफ पॉपुलेशन महिलाओं की है, और ये महिलाएं जो हाफ पॉपुलेशन है ये पुरुषों के कंपेरेबली बहुत पीछे हैं। आधी आबादी महिलाओं की, और ये महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत पीछे हैं। अर्थात पुरुष और महिलाओं में बहुत बड़ी इनइक्वालिटी, असमानता। तो इन्होंने सोचा कि जो पीछे है जब उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो जो आगे है और पीछे दोनों के बिटवीन जो इनइक्वालिटी है, दोनों में असमानता है, ये असमानता कम होगा, इनइक्वालिटी कम होगी और समानता बढ़ेगा। और इस कारण से ये थिंकिंग माना गया रीजनेबल है, उचित है। और इस तरह से महिलाओं की स्थिति को देखते हुए अंडर आर्टिकल 15 पार्ट थर्ड महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था संविधान सभा के सदस्यों ने किया। लेकिन आप लोग जरा बताइए, क्या महिलाओं के लिए आप जानते होंगे आज के डेट में राष्ट्रीय महिला आयोग भी है? क्या पुरुषों के लिए कोई पुरुष आयोग आपके देश में है? आपका जवाब यही होगा, नहीं है। तो मान लीजिए आप एसएसपी दे रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं यूपीएससी के सामने, कमीशन आपसे क्वेश्चन किया कि आप पुरुषों के लिए कोई पुरुष आयोग नहीं है, आप पुरुषों के साथ तो बहुत बड़ा भेदभाव है, अत्याचार, अन्याय है। आप पुरुष लोग मानेंगे कि यस, बिल्कुल अन्याय, अत्याचार पुरुषों के साथ गलत हो रहा है, पुरुषों के साथ महिलाओं को यह आरक्षण की सुविधाएं देकर पुरुषों के साथ गलत हो रहा है। आप लोग मानेंगे? कितने लोग गलत मानते हैं बताइएगा। जो लोग मानते हैं कि गलत हैं वो बोलिए यस, और जो लोग मानते हैं गलत नहीं है वो लिखिए नो। जरा देखें आप लोगों का विचार।
तो गौरव जी, सत्येंद्र जी, विशाल जी, अपने विचार दीजिए आप लोग। पल्लवी, अच्छा पल्लवी तो विचार नहीं देंगी, वो तो कहेंगे ही अपना फेवर, बट कोई बात नहीं, आप एक सिविल एस्पिरेंट के रूप में आपका विचार लेना चाहेंगे, आप इंटरव्यू देंगी तो ये नहीं देखा जाएगा, आपका विचार जाना जाएगा। तो ये विचार जल्दी आप लोग देखते हैं कितने सेकंड में अपने विचार देते हैं आप लोग। यस नो देना है, ठीक। गौरव नो, और कोई विचार नहीं दे रहा है, और कोई बोलिए जल्दी। एक लोग सिर्फ विचार दिए हैं, ठीक है, विशाल का भी विचार आ गया, वेरी गुड। समझिएगा, अब आप लोग समझ लीजिए, कुछ लोग विचार नहीं देंगे तो कुछ लोग मूड में नहीं होते हैं शायद विचार देने के, मूड देखकर विचार लिया जाता है, और हम आपका मूड देख नहीं रहे हैं, कभी भी विचार मांग देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। देखिए सही मायने में देखा जाए तो जो महिलाओं के लिए व्यवस्था दिया गया राष्ट्रीय महिला आयोग, ये बिल्कुल रीजनेबल कहा जाएगा, उचित तार्किक है, और पुरुषों के लिए जरूरी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पुरुष महिलाओं से उस समय भी जब ये व्यवस्था संविधान सभा के सदस्यों ने दिया, उस समय भी हमारे समाज में पुरुष आगे थे, महिलाएं पीछे। आज भी देखा जाए तो इतने लंबे समय के बाद भी महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं आई, इक्वल नहीं। तो आज भी पुरुष आगे, जो ऑलरेडी आगे है, उनके अधिकारों के प्रोटेक्शन, उनके अधिकारों की निगरानी के लिए अलग से आयोग की जरूरत नहीं है। महिलाएं उस समय भी पीछे थीं, और इतने सरकार के प्रयास के बावजूद शायद अच्छे से प्रयास नहीं हुआ, आज भी महिलाएं पुरुषों के कंपेरेटिवली, पुरुषों के तुलना में बहुत पीछे हैं। तो जो पीछे हैं उसी को बढ़ाने का प्रयास उचित है, और इसलिए उनके लिए अधिकारों की निगरानी, उस पर विचार देने के लिए समय समय से रिकमेंडेशन विचार सरकार को दें, इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की जरूरत है। पुरुष अभी भी आगे हैं, पीछे भी आगे रहे हैं, इसलिए जो आगे है उनके लिए अलग से व्यवस्था की जरूरत नहीं। तो पुरुषों के तुलना में जो ये भेदभाव किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग एटसेट्रा, ये 100% रीजनेबल है, ये तार्किक है। यानी पुरुषों के तुलना में महिलाओं के लिए सुविधा दे करके जो पुरुषों के लिए भेदभाव किया गया, ये 100% रीजनेबल तार्किक है। कभी भी कमीशन को एसएसबी इंटरव्यू देते हुए मत बताइए कि आपसे पूछा गया आप पुरुषों के लिए आयोग होना चाहिए, क्यों नहीं है, और महिलाओं के लिए है। ये पुरुषों के साथ भेदभाव है, आप ये बताइए। बिल्कुल भेदभाव नहीं है, भेदभाव जरूर किया गया संविधान में, बट रीजनेबल तार्किक भेदभाव है। पुरुष उस समय भी आगे थे, आज भी आगे हैं, तो जो आगे है उसके लिए जरूरत नहीं, महिलाओं के लिए जरूरत है। यानी भेदभाव पुरुषों के तुलना में है, बट रीजनेबल है, तार्किक है, यह मनमाना भेदभाव नहीं। यही उचित जवाब है। और ध्यान दीजिए, इसी आर्टिकल 15 के नेक्स्ट पार्ट, 15 के नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4 में कुछ व्यवस्था है, इसको देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के पार्ट 4 में व्यवस्था है, यहां भी दिया गया है रिजर्वेशन। तो इसमें भी दिया गया है रिजर्वेशन, यानी आप हिंदी में कहेंगे आरक्षण की व्यवस्था यहां भी है। बट ये जो आरक्षण दिया गया है, इसका ग्राउंड सेक्स नहीं है, इसका ग्राउंड क्या है? कास्ट है, यानी आप कहेंगे जाति। कौन सी कास्ट, कौन सी जातियां? यहां पर व्यवस्था दिया गया है एससी एंड एसटी और क्या ओबीसी। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, अनपिछड़ी जातियां, इनके लिए व्यवस्था दी। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहां पर व्यवस्था दिया गया है इनके लिए। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था दिया गया। यहां भी अगर कमीशन कहा कि सभी जातियों में गरीब हैं, तो सभी गरीबों के लिए करना चाहिए। जाति को ग्राउंड क्यों बनाया गया? दरअसल समझिएगा, हमारा समाज जो है, भारतीय समाज को देखा जाए तो शुरू से ही हमारा समाज, भारतीय समाज जो है, यह समाज कास्ट, जाति के बेसिस पर ही अरेंज है। इंडियन सोसाइटी की अरेंजमेंट, इसकी व्यवस्था इकोनॉमिक बेसिस पर नहीं रही है, कास्ट बेसिस पर, जाति के आधार पर रही। तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी जातियां कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने माना
कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी जातियां हैं। हाँ बोलिए गौरव माहौर क्या कह रहे हैं? बट सर रिजर्वेशन आर्टिकल 64 में है। गौरव ध्यान दीजिए, आर्टिकल 16 में पढ़ाऊंगा, वहां भी रिजर्वेशन की बात करूंगा और वहां और डिटेल रिजर्वेशन की हिस्ट्री सुनाऊंगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन आर्टिकल 15 में भी है। मैं जो पढ़ा रहा हूं सारी सच्ची घटनाएं। अब समझ गया होंगे गौरव? तो आर्टिकल 16 में जो रिजर्वेशन की बात बताऊंगा वहां भी यहां भी, अर्थात यहां पर राज्य सरकारें अपनी व्यवस्थाएं देती हैं। आर्टिकल 16 पार्ट 4 में केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ये व्यवस्था देती है और 15 में केंद्र सरकार भी इस तरह से व्यवस्था दे सकती है, 16 में सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्था। आप समझ गए होंगे? तो इस प्रकार से देखा जाए कि ये रिजर्वेशन की कहानी जो आपने बताया कि बट आपने माहौर जी बट सर रिजर्वेशन 216 पार्ट 4 में सही जवाब है, लेकिन 15 में भी है। अब समझ गए होंगे, यानी महिलाओं के आरक्षण देने आदि की बात की गई है, ये 16 में नहीं है, कहां पर है? 15। क्लियर? तो बच्चों के लिए भी बात की गई है, वो भी 15 में। आइए आगे चलें और इस तरह से देखा जाए 16(4) की जो व्यवस्था है, ये ध्यान दीजिए गौरव, अपने डाउट को आज धोल लीजिए। इसमें SC ST को नहीं, इसमें दिया गया है किसको? इसमें व्यवस्था दिया गया है OBC को सिर्फ, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बैकलॉग व्यवस्था 16 पार्ट 4 के A और B में किया गया, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो 16 के रिजर्वेशन और आर्टिकल 15 रिजर्वेशन, दोनों रिजर्वेशन में डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से गौरव और डिफरेंस समझ गए होंगे। यानी आपने जो कहा कि आर्टिकल 16 पार्ट 4 में रिजर्वेशन है, बिल्कुल सही आपने बोला, बट इसमें जो रिजर्वेशन है अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए, ठीक है। और आपने देखा अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 में, इसमें आपने देखा महिलाओं के लिए भी अलग है, बच्चों के लिए, और नेक्स्ट पार्ट में SC ST OBC तीनों को। अब समझ गया डिफरेंस? तो जवाब आपका कहना कि रिजर्वेशन है 16 पार्ट 4 में सही है, बट 16 के रिजर्वेशन और 50 दोनों में डिफरेंस है। आप समझ गए होंगे। चले तो नेक्स्ट जब मैं डिस्कस करूंगा आर्टिकल 16 रिजर्वेशन की कहानी भी आपको सुनाऊंगा, आपको अपने आप डिफरेंस दिखेंगे। आपका ये विचार आया इसलिए मैंने शॉर्ट में ब्रीफली डिफरेंस सुना दिया। चले आगे, तो आइए देखते हैं 15 के पार्ट 4 में जो रिजर्वेशन दिया गया है, आपने देखा SC ST OBC के लिए, तो इसको भी माना गया कि रीजनेबल तार्किक है, क्योंकि ये जातियां बहुत ही पुअर गरीब। लेकिन ध्यान दीजिए 15 के पार्ट 5 में रिजर्वेशन एक नई व्यवस्था गवर्नमेंट ने किया, अब उसको समझ लीजिए। तो कांग्रेस की सरकार ने एक अमेंडमेंट किया, और कांग्रेस की सरकार ने अमेंडमेंट जो किया, इस अमेंडमेंट के द्वारा 93rd अमेंडमेंट के द्वारा एक व्यवस्था उसने दिया। क्या दिया? जितने भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट चाहेगी तो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट को इनमें एडमिशन के लिए रिजर्वेशन दे सकती है, और कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सब में। तो आपसे कमीशन अगर पूछता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के किस पार्ट में सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट प्राइवेट में रिजर्वेशन की व्यवस्था दिया गया, आप समझ गए होंगे। और ध्यान दीजिए, लेकिन यहां से क्वेश्चन CDS IAS में कैसे गलत कराया है समझिएगा। देखिए ये जो व्यवस्था दिया गया है, शार्प नॉलेज रखिए, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही है या प्राइवेट है, अगर माइनॉरिटी से रिलेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो एक्सेप्शन में है, उसमें रिजर्वेशन देने की बात रोकी गई। तो माना कि CDS में क्वेश्चन पूछा, इस ढंग से 3 साल पहले पूछा भी गया है, तो सेंटेंस दिया ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रिजर्वेशन की व्यवस्था अगर दिया। आगे चलिए कि ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बट एक्सेप्ट माइनॉरिटीज, ठीक है। और नेक्स्ट दिया कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड माइनॉरिटीज। 4 सेंटेंस दिया था CDS में, और नीचे सेट पूछा था कौन सा सही है। तो आप समझ गए होंगे, जो एक्सेप्शन में माइनॉरिटीज हैं, सेंटेंस देखना है इंक्लूडिंग माइनॉरिटी दिया है, तो यह सेंटेंस गलत है। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये भी गलत है। जो सेंटेंस दिया है कि ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशनल एक्सेप्ट माइनॉरिटी, सेंटेंस सही है। तो इस तरह से आप सेट सेलेक्ट करेंगे इन्हीं सेंटेंस में से, सेट A B C D। UPSC IAS में भी पूछा है, CDS में भी,
अब यूपीएससी जो पूछेगा वो इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा एसएससी सीपीओ वाला उस ढंग से नहीं पूछेगा कि किस में व्यवस्था है 15 के किस पार्ट में, इस ढंग से पूछेगा जो दूसरा तरीका मैंने सेट का बताया। अब ये बातें अगर समझे हैं तो एसएससी का जवाब, सीपीयू का जवाब होगा 15 पार्ट 5th, सिर्फ पार्ट पूछा है। लेकिन सीडीएस आईएएस में पूछा तो पार्ट नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल आपको जांचना चाहेगा। और वो फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं, यानी माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक्सेप्शन रखा गया है, रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं, लेकिन अदर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एक्सेप्ट माइनॉरिटी यानी प्राइवेट या गवर्नमेंट हो उसमें दिया गया है। तो ये बातें अच्छी तरह से जानते हैं तो आईएएस का क्वेश्चन हो, सीडीएस, पीसीएस या सीजीएल आराम से करेंगे। इसी के साथ आर्टिकल 15 खत्म होता है और हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की बातें करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इस प्रकार से, और नेक्स्ट आर्टिकल होगा, ये होगा आर्टिकल 16। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग बातें करेंगे और नेक्स्ट आर्टिकल की बात हम लोग करेंगे, ये होगा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये होगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, in matters of public employment, in matters of public employment। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 16 पर डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।